बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बहुत बेहतर है तबीयत, अल्लाह का करोड़ों शुक्र, आप लोगों की दुआएं। बच्चों, पीर और मंगल ये 2 दिन मेरी क्लास नहीं हुई और इसके अलावा लास्ट फ्राइडे और सैटरडे को भी जो क्लासेस हुई हैं उसमें भी मेरी क्लास नहीं हुई। और मैनेजमेंट का मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया ताकि मैं रिकवर कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है तबीयत, बस बाकी तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह। अभी घर से ही क्लास ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसको ही कंटिन्यू करूँगा आज। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने स्क्रीन पर इस वक्त क्वेश्चन 2 आप देख सकते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का एडजस्टिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बना लिया था। मुझे याद है मैं लास्ट क्लास तक आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप बैलेंस शीट खुद बनाएं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले आता हूँ तो बहुत अच्छी बात होगी। आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है, नहीं बनाई, या नहीं बनाई अगर तो उसको फॉर्मेटिंग को फॉलो किया या नहीं। ये बैलेंस शीट है कंपनी की जो मैं इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। अगर आप इसे बआसानी देख पा रहे हो तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट है जैसे आपने सिंगल ओनर बिजनेस में पढ़ा। बस फ़र्क यह है बच्चों कि टोटल एसेट्स शो करने के बाद, यानी एसेट्स की प्रेजेंटेशन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको फ़र्क नज़र आए तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो सिंगल ओनर, ये इस वक्त कौन सा एनेक्जर है मैं बता देता हूँ बच्चों। ये है एनेक्जर सी मेरा ख्याल है। यस एग्जैक्टली मेरे बच्चों, ये एनेक्जर सी है और इसमें हम आपसे कंपनी के अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफाइड फॉर्म में। इनकम स्टेटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आप बना भी चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये डिस्कस हो चुका है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह आप बनाने के काबिल हैं, आप बना चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम अर्शा। तो ये इनकम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आप बना चुके हैं, इसका आंसर भी वेरीफाई हो चुका है क्वेश्चन 1 का। अब कंपनी अपनी बैलेंस शीट किस तरह बनाती है, तो बैलेंस शीट का ये जो फॉर्मेट है इसमें सबसे पहले एसेट्स, फिर एसेट्स में परमानेंसी मेथड के तहत चीज़ों को लिखा गया है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा अरसे तक रहेगी उसे सबसे पहले प्रेजेंट किया है। तो लैंड की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्लांट एंड बिल्डिंग, फिर मशीन इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें हों उनको लिखा जाएगा। फिर करंट एसेट में सबसे पहले इन्वेंट्रीज, फिर आपके जनाब ऑफिस सप्लाईज, फिर प्रीपेड, फिर रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, और आखिर में बैंक, और सबसे आखिर में कैश। ये है जनाब सीक्वेंस एसेट्स और करंट एसेट्स को लिखने की। और फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पढ़ते हुए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पढ़ते हुए इक्विटी में आप कैपिटल एट स्टार्ट लिखते थे, उसमें ऐड करते थे प्रॉफिट, लेस करते थे ड्राइंग, और वालेकुम अस्सलाम बेटा, और
ऐड करते थे एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर गिवन हो। अब ये सब चीज़ें तो यहाँ है नहीं, बल्कि यहाँ तो कंपनी की अकाउंटिंग की बात हो रही है। तो कंपनी इक्विटी में सबसे पहले प्रेजेंट करती है क्या? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है बच्चों? ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज द अमाउंट of capital which a company can issue, which a company can raise by issuing shares to general public, but it is the power of the company। उसके बाद फिर शेयर होल्डर इक्विटी में लिख के दिखाया जाता है वो शेयर्स जो हम इशू कर चुके हैं, लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हैं और हम आवाम से उतने रुपए लेकर उन्हें मालिक भी बना चुके हैं, मीन्स पेड अप कैपिटल। कितने तरह के शेयर इशू कर सकती है कंपनी प्यारे बच्चों? कितने तरह के शेयर इशू कर सकती है प्यारे बच्चों कंपनी? 2 टाइप्स। वेरी गुड। नंबर 1 ऑर्डिनरी शेयर्स एंड नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर। एक ऑर्डिनरी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर किसी भी किस्म के शेयर पे, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, अगर उस पर कोई प्रीमियम है, प्रीमियम क्या होता है आप जानते हैं? जब हम 10 रुपए वाले शेयर को शेयर होल्डर्स को 10 रुपए से ज़्यादा में देते हैं तो उसे कहते हैं प्रीमियम। सही है। ऑर्डिनरी शेयर जब 10 रुपए वाला 12 में दिया जाए तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, और जब 100 रुपए वाला शेयर आवाम को 105 रुपए में दिया जाए तो फिर 105 रुपए प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम, राइट। तो चाहे ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम हो चाहे प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम हो, जो भी होगा उसे आप प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हेडिंग आई है रिजर्व्स एंड फंड्स। बस समझ लो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी बात गौर से सुन रहे हो इस बार, तो यहाँ इक्विटी से ऑथोराइज शेयर कैपिटल से लेके सिर्फ बस यहाँ तक चेंज है कंपनी की बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि यहाँ कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग की जगह ये सब चीज़ें आएंगी। बाकी बैलेंस शीट पूरी वही है, ऊपर एसेट्स भी वही हैं, और अभी नीचे भी डिस्कस करता हूँ लाइबिलिटीज़ भी वैसी होती हैं। लेकिन बहरहाल चलिए पहले इसको कंप्लीट करें। रिजर्व्स एंड फंड्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस। और ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड से मुराद क्या है बच्चों? वो बैलेंस जो आप ये बनाकर मालूम करेंगे। अगर आप ये शीट देख रहे हो जनाब आली, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप बनाते हैं, यानी रिटेन अर्निंग का जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें आप रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। फिर रिटेन अर्निंग जो है वो जिस वजह से भी बढ़ा, तो किस वजह से बढ़ता है? प्रॉफिट की वजह से बढ़ता है। फिर आपने रिटेन अर्निंग में से जो पैसे उठा के रिजर्व बनाए, जो डिविडेंड आपने देने का वादा किया, अनाउंसमेंट की, डिक्लेरेशन की, वो तमाम चीज़ें आप लेस करके रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस निकालते थे। और यही एंडिंग बैलेंस हम यहाँ एज इट इज़ कॉपी करेंगे बच्चों। किस जगह? बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड फंड में सबसे पहले रिटेन अर्निंग एंडिंग बैलेंस आएगा। उसके बाद कोई भी कैपिटल रिजर्व अगर है, क्या बोला मैंने? कैपिटल रिजर्व। क्या होते हैं कैपिटल रिजर्व? मसलन हमने आपसे कहा था जनाब कैपिटल रिजर्व जो है वो उसकी मिसाल है रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर आपको याद हो, ठीक है। रिवैल्यूएशन का रिजर्व होता है ना, हम उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अच्छा, और रेवेन्यू रिजर्व क्या है? मसलन जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर फायर, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। यानी वो रिजर्व जो हम कहाँ से निकाल के बनाते हैं बच्चों? कंप्लीट कीजिए जुमले को मेरे। वो रिजर्व जो कहाँ से निकाल कर बनाते हैं? ज़्यादा लोगों के जवाब नहीं आए, बहरहाल जितने लोगों ने जवाब दिया मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। वो रिजर्व जो रिटेन्ड अर्निंग से निकाल कर बनाए जाते हैं उस रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं, और हम उनको बाय नेम यहाँ प्रेजेंट करते हैं। यहाँ तो हेडिंग लिखी हुई है बस रेवेन्यू रिजर्व, हम बाकायदा नाम लिखेंगे, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर फायर, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन,
जो भी रिजर्व होंगे सारे लिखे जाएंगे और फिर उन सबको टोटल कर लिया जाएगा। और टोटल यहाँ लिखने के बाद जब आप ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जितने भी इशू किए हैं वो, फिर प्रीमियम के अमाउंट और रिजर्व्स के अमाउंट को ऐड करेंगे तो आपको टोटल इक्विटी की अमाउंट पता चल जाएगी। इस टोटल इक्विटी को टोटल शेयर होल्डर इक्विटी भी लिख सकते हैं, कोई एतराज वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों। वालेकुम अस्सलाम मुफद्दल साहब। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर लिखा जाएगा लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में क्या है, सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म ट्रेड लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, डिवेंचर पेबल, बैंक लोन, ये सब लिखा जाएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। और इसके बाद फाइनली आएंगी क्या, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के नाम आपको यहाँ लिखे हुए नजर आ रहे हैं मेरे बच्चों, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, trade payable, outstanding expenses like salary payable, rent payable, advertising payable, commission payable। सही। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज अगर कोई और हैं, टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी के अमाउंट को आप टोटल इक्विटी के अमाउंट में ऐड करेंगे तो आपको टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो कि बराबर होगा किसके, टोटल एसेट्स के। ये टोटल एसेट्स जो आपने प्रेजेंट किए होंगे, इसके नीचे भी हम डबल लाइन लगाएंगे बच्चों, और इसके नीचे भी हम डबल लाइन लगाएंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि बैलेंस शीट का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, ये मैंने सिर्फ जर्नल आपसे डिस्कस कर लिया। अब अगर आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई है तो बैलेंस शीट बनाने के लिए तैयार हो जाएं। हम इस फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, मैं बार बार ये फॉर्मेट आपसे शेयर करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा इस फॉर्मेट को। ठीक है, तो आइए ज़रा क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 1, वैसे तो मैंने क्वेश्चन 2 का इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग असाइन किया हुआ था ना, ऐसा ही है। मैंने आप सबको क्वेश्चन नंबर 2 का इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा था, एडजस्टिंग बनाने को कही थी, और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब होमवर्क आप ये समझ लीजिए, पहले से होमवर्क आपको बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने ज्वाइन करना था वो कर चुके हैं। कि प्यारे बच्चों, आप घर पे क्वेश्चन नंबर 3 की ये एडजस्टमेंट है, कितनी एडजस्टमेंट है, एक, एक, दो, 3, 4, 5, ये 5 एडजस्टमेंट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। आप ये 5 एडजस्टमेंट बनाना, फिर इस सवाल का आप क्या बना लेना जनाब, आप इस सवाल का बनाना इनकम स्टेटमेंट, यहाँ लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन 3 भी मैं आपको असाइन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कल आप अल्लाह के हुक्म से इसे लाजमी ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने एडजस्टमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की बैलेंस शीट तक तो नहीं पहुंच पाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 की बैलेंस शीट अगर हम आज की क्लास में बना लें तो आप बाकी क्वेश्चन 2 और 3 की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मौदवाना कि आप सब अपने पास क्वेश्चन 1 के इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग लास्ट क्लास में हम आपसे ये भी शेयर कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन 1 की ये है क्वेश्चन 1, ये सारी एडजस्टमेंट है क्वेश्चन 1 की। और फिर ये क्वेश्चन 1 का इनकम स्टेटमेंट, बिजनेस को करने से क्या हुआ था, बिजनेस को करने से नेट प्रॉफिट हुआ था 1,10,000, राइट। और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का फाइनल बैलेंस है 1,50,000। ये क्वेश्चन 1 की दो चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर ली, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का फाइनल बैलेंस 1,50,000। अब बैलेंस शीट आप में से अगर, क्योंकि मेजॉरिटी ने नहीं बनाई होगी इसलिए पूछना तो बेवकूफ़ी सी बात लगती है, आप सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मेरे साथ साथ बैलेंस शीट बनाएं। बिस्मिल्लाह कीजिए और बैलेंस शीट बनाने का आगाज़ कर लीजिए प्यारे बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है मोहतमाना। सर कैसे बनानी है बैलेंस शीट, तो देखिए बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का नाम है
पाक कंपनी लिमिटेड लिखिए अपने पास, पाक कंपनी लिमिटेड। मैं बल्कि मैं बना लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है ना। मैं बनाऊंगा तो आप लोग भी शायद थोड़ा सा ज़रा बना लें अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, लेकिन हम बनाएंगे इसको एक्सेल के फॉर्मेट पे, ताकि हमारे लिए काम ज़रा आसान हो जाए। बना हम यहाँ भी सकते हैं, लेकिन आप लोग बच्चों अपने पास हेडिंग डालिए पाक कंपनी लिमिटेड। सेकंड लाइन में लिखिए बैलेंस शीट। थर्ड लाइन में लिखिए एज ऑन, और एज ऑन के बाद लिखिए जून 30, 2022। सही है। फिर कह रहा हूँ सब बच्चों से, पाक कंपनी लिमिटेड, सेकंड लाइन में बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में एज ऑन जून 30, 2022। लिख लिया? वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा। अच्छा, अब मैं ज़रा आपसे एक्सेल की शीट शो कर लूँ। अच्छा जी, चलिए बच्चों, जी बच्चों, हमें सबसे पहले इसमें क्या प्रेजेंट करना है? एसेट्स प्रेजेंट करना है। ठीक है। एसेट्स कितने तरह के हैं जनाब अली? एसेट्स दो तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? करंट और नॉन करंट। तो आप फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। फॉर्मेट के मुताबिक नॉन करंट एसेट सबसे पहले लिखने हैं। तो मैं भी यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, नॉन करंट एसेट्स, अंडरलाइन कर देते हैं इसे। और अब नॉन करंट एसेट्स लिखने का आगाज़ करना है। आप मुझे बताएं, सवाल आपके सामने ले आता हूँ स्क्रीन पे। ये आ गया सवाल। मुझे बताएं, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई लैंड नज़र आ रही है? क्वेश्चन देख के बताएं बच्चों। नॉन करंट एसेट इस क्वेश्चन में ढूंढना है आपने। आपको लैंड लिखा हुआ नज़र आ रहा है कहीं? चलें, अगर लैंड लिखा नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप मुझे ये बता दें, आपको नॉन करंट एसेट आज सवाल में कितने नज़र आ रहे हैं? नॉन करंट एसेट आज क्वेश्चन में आपको कितने नज़र आ रहे हैं? मशीनरी लिखा नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। मशीनरी हमारा टेंजिबल एसेट है, नज़र आने वाला। सही है। और इसके अलावा मशीनरी के अलावा एक और नॉन करंट एसेट नज़र आ रहा है, अगर आप गौर से देखें। नज़र आया सब बच्चों को? बिल्कुल सही। अंजिया, अंजिया सलीम, बहुत शुक्रिया आपका बेटा बताने का मेरा बच्चा।
दूसरा नॉन करंट एसेट भी आई होप सबको नज़र आ गया, और ये इनटेंजिबल है मेरे बच्चों, ठीक है। तो हम सबसे पहले टेंजिबल लिख देते हैं, तो आप लोग भी लिखिए मशीनरी। मशीनरी की कॉस्ट 12 लाख रुपीज़ है। एक कॉलम पीछे लिखेंगे आपके 12 लाख रुपीज़। मशीनरी में से लेस करना है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी का। अब मेरे बच्चों ये देखो, पहले कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी का पहले से 1,20,000 है, और क्या कोई एडजस्टमेंट बनाई थी डेप्रिसिएशन की? बताओ जल्दी बताओ, टाइम ज़्यादा नहीं इसमें लगाएंगे। 1,20,000 रुपये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से है क्रेडिट साइड पर, और एक एडजस्टमेंट बनी थी जिसमें हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी को फर्दर क्रेडिट किया था। कितने से बोलो? रामीन, ऑफिस सप्लाईज तो करंट एसेट होता है मेरा बेटा, सही है। तो 1,20,000 और 80, 1,20,000 और 80,000 दोनों प्लस हो जाएंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये बन गया 2 लाख। सही है मेरे बच्चों। तो मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ लिख कर लेस कर दिए, और ये मेरे पास जवाब आ गया। मेरे मशीनरी की फाइनल अमाउंट, बुक वैल्यू आ गई मशीनरी की। और कोई नॉन करंट एसेट है? तो आप कहते हैं जी सर नॉन करंट एसेट अब है तो सही, लेकिन वो कौन सा है? इनटेंजिबल। पहले सारे टेंजिबल लिख दें फिर लिखेंगे इनटेंजिबल। तो क्योंकि और कोई करंट नॉन करंट नज़र ही नहीं आ रहा मशीनरी के अलावा, तो हमने कहा ओके भाई अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आप भी लिखें, हम भी लिख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमाउंट है 6,000, कॉपी कर दिया इसे भी मैंने। इसके अलावा मुझे और कोई नॉन करंट एसेट नज़र नहीं आ रहा। बच्चों आप लोग भी मेक श्योर कर लो आपको कोई नॉन करंट एसेट अगर नज़र आ रहा है। आमतौर पर एडजस्टमेंट में तो नॉन करंट होते ही नहीं है, ठीक है। तो हमने बस तमाम नॉन करंट एसेट प्रेजेंट किए, और अब टोटल कर देंगे हम, राइट। बिल्कुल इस तरह टोटल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो आप भी अपने पास लिखें टोटल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और ये अमाउंट आ गया आपके पास 1,06,000। एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर दें, एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दें, ठीक है। और नहीं बल्कि करंट एसेट तो पीछे लिखेंगे ना, तो लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं नीचे, आप सिर्फ ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें, राइट। अब हम यहाँ पे सारे करंट एसेट्स को लिस्ट डाउन करेंगे, सही है बच्चों। तो करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दी मैंने, आप भी करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दो। करंट एसेट में सबसे पहले लिखना है क्या? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो चेक करो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है आपके पास? बताओ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है? जी हाँ, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड पर है कितने की? बेटा पार्टिसिपेशन कम है थोड़ी आप लोगों की, माशाल्लाह 27 20, अब तो है 27 हो गए, अभी 29 30 लोग मौजूद थे। बाकी यकीनन कुछ लोग कॉलेज से क्लास ले रहे होंगे। तो मेरे बच्चों पार्टिसिपेशन तो होनी चाहिए ना मैक्सिमम, वरना मैं खुद ही बोलता जाऊँ खुद ही लिखता जाऊँ ऐसे। जी मेरे बच्चों मुझे बताइए
कि आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में सबको नजर आ गई है कितने रुपए है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री? बहुत शुक्रिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट 1,60,000 रुपीज ने एडजस्टमेंट से देख के लिख दी मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे बताओ, सवाल दोबारा देखो, ये सवाल आपके सामने है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद क्या चीज़ लिखी जाती है? अगर नहीं पता तो फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहो। ऑफिस सप्लाईज लिखी जाती हैं, ठीक है। इन्वेंट्रीज के बाद क्या लिखी जाती हैं? ऑफिस सप्लाईज, शॉर्ट टर्म एसेट कहलाता है ना ये। तो ऑफिस सप्लाईज हैं क्वेश्चन में, चेक करके बताओ। जी है। कितने की ऑफिस सप्लाईज? 12,000। एडजस्टमेंट चेक कर लो, ऑफिस सप्लाईज की कोई है? कहा नहीं सर, ऑफिस सप्लाईज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब ऑफिस सप्लाईज 12,000 एज इट इज लिख देते हैं, राइट। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, आप सब भी लिख दीजिए। थोड़ा तेज़ी इख्तियार करें ताकि हम बैलेंस शीट यूनिट कंप्लीट होने से पहले कंप्लीट कर लें, राइट। तो हमारे पास ऑफिस सप्लाईज आ गई बच्चों 12,000 रुपीज़ की। इसके बाद अब और क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है प्रीपेड अगर हैं, फिर नेट ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे। तो चलिए आइए सवाल देखते हैं। कोई प्रीपेड यहाँ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। अब आप बताओ, एडजस्टमेंट आप ढूंढो और मुझे बताओ। एक मिनट रुको, मुझसे बात कर लूँगा, ज़रा फ़ोन आ रहा है मिस का। जी बच्चों, मैं डेटा कनेक्शन से असल में कनेक्ट हुआ हूँ और मिस जैनब की कॉल आ गई थी, तो वो उसी सिलसिले में उनसे बात कर रहा था मैं, तो इस वजह से डेटा भी यूज़ हो रहा था, तो शायद वो साथ दोनों चल नहीं पाते, तो फिर दोबारा डिस्कनेक्ट हुई थी मीटिंग, मैं वापस आ गया मीटिंग में। आई होप आप सब लोग हमारे साथ हैं। और ऑफिस सप्लाईज 12,000 रुपीज़ लिखने के बाद मेरे बच्चों अब हम और प्रीपेड लिखेंगे। तो प्रीपेड हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे किस नाम से? प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से बच्चों नज़र आ गया सबको? प्रीपेड इंश्योरेंस, तो मैं भी लिख देता हूँ, आप भी लिखिए, शाबाश। प्रीपेड इंश्योरेंस, और अमाउंट ये लिखनी है यानी ये आप बताओगे। 8,000 रुपीज़ प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट है मेरे बच्चों। एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस का जिक्र है? जल्दी बताएं, शाबाश। एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस का जिक्र है, तो मैं इसको 8,000 कॉपी कर रहा हूँ, राइट, ओके। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद मैं देखता हूँ और कोई प्री पेमेंट है यहाँ पर मेरे पास? और कोई प्री पेमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र आ रही है प्लीज़ बताएं। या फिर एडजस्टमेंट में कोई प्री पेमेंट का जिक्र हो? तो रेंट एक्सपेंस 36,000 और रेंट एक्सपेंस इस साल का 30, इसका मतलब है एडजस्टमेंट अगर आप चेक करें, ये देखें, ये एडजस्टमेंट इस सवाल की ऑलरेडी बनी हुई भी है, ये हमें लास्ट टाइम अंजय ने बना के शेयर करवाई थी। ये क्वेश्चन 1 की एडजस्टमेंट है और इसमें प्रीपेड रेंट आया, तो मैं इसका मतलब है मैं भी सॉल्यूशन में प्रीपेड रेंट लिखूँ, आप भी लिखिए प्रीपेड रेंट, सही है बेटा, 6,000 रुपीज़, बिल्कुल सही मेरा बच्चा। अच्छा जी, अच्छा अच्छा,
तब बाकी सब बच्चों को तो मेरी आवाज़ आ रही है अशकान, लेकिन अब आप आईटी लैब से क्लास ले रहे हैं तो आपको आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, तो आप कोई हैंड फ्री ले लें उनसे, कोई आप माइक ले लीजिए उनसे, तो वो माइक आप यूज़ कर सकेंगे। आप एक ही स्टूडेंट है ना, तो आप उनसे माइक ले लेते, आप उसे यूज़ कर लेते, कोई मसला थोड़ी था। बहरहाल रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा अशकान। उम्मीद करता हूँ कि आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर जो कन्फ्यूजन है उसे दूर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए। अच्छा, बस अब जल्दी से इसको मुकम्मल करें, टाइम कम है हमारे पास। तो मुझे बताएं, प्रीपेड रेंट के बाद और कोई प्री पेमेंट है? अच्छा, और कोई प्री पेमेंट है? एक्सपेंस है, बिल्कुल ओपनिंग इन्वेंट्री की नेचर एक्सपेंस है अली रज़ा। ओके जी, और कोई प्री पेमेंट नहीं है, इसका मतलब आप ट्रेड रिसीवेबल लिखना चाहिए हमें। अकाउंट रिसीवेबल जिसे कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 1 लाख है। अब ये 1 लाख रुपए लिखना है, यानी ये तो आप बताओगे। 1 लाख रुपए अकाउंट रिसीवेबल है और ऑलरेडी अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना मेंटेन किया हुआ है? 3000। यानी 3000 1 लाख में से लेस होना चाहिए, लेकिन लेस करने से पहले चेक करो अलाउंस फॉर बैड डेट्स और कहीं आया? जी आया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स एडजस्टमेंट नंबर डी में आया। ये एडजस्टमेंट है आपके सामने। अलाउंस फॉर बैड डेट्स और कितने से क्रेडिट हुआ? 2000। पहले से कितना क्रेडिट था बच्चों? 3000। ये क्रेडिट 2000, ये कितना हो गया बच्चों? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में कितना हो गया बच्चों? 5000। तो इसका मतलब है मैं 5000 लेस करूँगा 1 लाख रुपीज़ में से, तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल नेट आ जाएगा 95,000 रुपीज़। कोई एतराज़? 95,000 किसी बच्चे को समझ नहीं आया, बेफिक्र होकर पूछ ले। ट्रेड रिसीवेबल, जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट 95,000 लिख दी है मैंने। इसके बाद बच्चों और देखें, और कोई करंट एसेट नज़र आ रहा है? कैश इन बैंक सबसे आखिर में लिखना है। जब हम देखेंगे कि कैश इन बैंक और कैश सबसे आखिर में लिखेंगे। प्रीपेड लिख चुके हैं, और इसके अलावा जनाब हमें यहाँ कोई करंट एसेट फर्दर नज़र नहीं आ रहा। एडजस्टमेंट चेक कर लें एक बार, एडजस्टमेंट में कोई करंट एसेट ना हो तो। प्रीपेड हो चुका है, मर्चेंडाइज हो चुकी हैं, और इसके अलावा यहाँ भी कोई करंट एसेट नहीं। आई होप सब बच्चे क्लियर होंगे अल्लाह के हुक्म से कि और कोई करंट एसेट नहीं है। बस आखिरी करंट एसेट जो मुझे नज़र आ रहा है, कैश इन बैंक 63,000, मैं ये लिख रहा हूँ, आप सब भी लिख रहे हैं। अच्छा जी अली रज़ा, मैं डेटा कनेक्शन से क्लास ले रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आपकी तरफ प्रॉब्लम आ रही है आप रीजॉइन करके देख लें बेटा। तो फाइनली अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट एसेट्स में आखिरी नाम कैश इन बैंक, राइट। और कैश इन बैंक की अमाउंट लिख देता हूँ 63,000 रुपीज़, करेक्ट। 63,000 रुपीज़ लिखने के बाद ये तमाम करंट एसेट्स का सम हम यहाँ पे करेंगे और लिखेंगे टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स हमारे पास आ गए, और अब हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट को प्लस कर देंगे। तो मेरे बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल एसेट्स, राइट। ये हमारा बैलेंस शीट का एक पोर्शन हम कह सकते हैं कंप्लीट हो गया, ठीक। ये हमारे बैलेंस शीट का एक पोर्शन कंप्लीट। अब हमें हेडिंग डालनी है क्या? इक्विटी। इक्विटी में सबसे पहले लिखना है क्या? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। हेडिंग तो डाल दी मैंने जल्दी से जज्बात में आके। हमें ये भी चेक करना है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। जी सर गिवन है, 50 लाख रुपीज़ ले सकते हैं, 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए वाले दे के। सही है, तो आप लोग भी लिखो शाबाश। 5 लाख मैं भी लिख रहा हूँ, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। इसके नीचे लिखेंगे 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच।
और अमाउंट आ जाएगी बच्चों एक्सट्रीम राइट साइड पे 5 मिलियन। सही। इसको लिखते ही इसके नीचे डबल लाइन लगाना वाजिब है, क्योंकि ना इसमें कुछ प्लस होना है और ना इसमें से कुछ माइनस होना है। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आप कंपनी की अथॉरिटी शो करते हैं। उसके बाद बच्चों शेयर होल्डर इक्विटी की हेडिंग, शेयर होल्डर इक्विटी की हेडिंग आप सब भी यकीनन शेयर होल्डर इक्विटी की हेडिंग डाल रहे हैं। अंडरलाइन कर लिया इसे मैंने। अब बताइए, आप सवाल देख के मुझे जल्दी से बताएं। नहीं अली रज़ा, मैंने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया, ये देखें अली रज़ा, अगर आप इस फॉर्मेट को देख रहे हो, इक्विटी, इक्विटी में ऑथराइज शेयर कैपिटल और फिर शेयर होल्डर इक्विटी उसने हेडिंग डाली हुई है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज जो है प्रैक्टिकल लाइफ में ऑथराइज शेयर कैपिटल को इक्विटी में सबसे पहले प्रेजेंट करती हैं। ठीक, और फिर शेयर होल्डर इक्विटी की हेडिंग डालते हैं। राइट, तो हमने भी वैसे ही किया है, बिल्कुल हम स्ट्रिक्टली इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। राइट, अच्छा अब बताएं कितने तरह के शेयर इशू किए हुए हो सकते हैं कंपनी में। बच्चों वक्त कम है, थोड़ा साथ दीजिए। थे इस दो तरह के, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। आइए सवाल चेक करें और बताएं मुझे। कंपनी ने शेयर इशू किए हैं ऑर्डिनरी 8 लाख रुपए के, पेड अप कैपिटल 8 लाख है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से, शेयर होल्डर इक्विटी में 80,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। और हम इसके अमाउंट को, वैसे तो फॉर्मेट कह रहा है एक कॉलम पीछे लिखो, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिखने लगा हूँ इस कॉलम में। हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बोल रही है अंजिया। तो बेटा यहाँ पे मैंने 8 लाख रुपए डायरेक्ट प्लेस कर दिया।